तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि राष्ट्रीय आय की मापने की कौन सी विधियां होती हैं। एक बार उसको फिर से देख लेंगे और साथ ही देख लेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों में कौन कौन सी समस्याएं आती है, किन किन मदों को शामिल किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां देख लिए थे, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। मतलब कि देश में वर्ष भर में टोटल जितना भी उत्पादित हुआ अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसको जोड़ दिए तो उस उत्पादन विधि से हमको मिल गया कि राष्ट्रीय आय कितना था। इसी तरह एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिए तो इनकम मेथड से पता चल गया हम लोगों को कि राष्ट्रीय आय कितनी है। इसी तरह वर्ष भर में समाज द्वारा कुल किए गए खर्च को जोड़ दिए तो भी हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड यानी खर्च विधि से पता चल गया कि राष्ट्रीय आय कितनी, यानी कि कितना खर्चा हुआ टोटल उसको जोड़ दिए, या फिर कितना इनकम आया टोटल उसको जोड़ दिए, या फिर कितना उत्पादन हुआ उसको जोड़ दिए तो हमको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय कितना था साल भर में। अब राष्ट्रीय आय को जो मापते हैं हम लोग तो उसमें किन किन मदों को जो लिया जाता है, किन किन मदों को नहीं लिया जाता है, उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसको देख लेंगे कि राष्ट्रीय आय में आय विधि में जो समस्याएं आती है, जैसे कि स्वामी अधिकृत घर, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में इसको शामिल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी हाउस में अगर कोई मालिक रह रहा है तो भी उसका रहने का जो किराया है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, क्योंकि अगर वो उस मकान में नहीं रहता, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस में नहीं रहता, तो किराए में रहता या फिर अपना हाउस को किराए में देता तो उसका कोई तो मौद्रिक मूल्य है, इसलिए समझ लीजिए कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उसी तरह है स्वनियोजित व्यक्ति, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। यहां इसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि चाय वाला खुद ही मालिक है और खुद ही मजदूर है, क्योंकि चाय वाला क्या करता है कि अपने ही जो उत्पादन के सभी साधन है अपने ही साधनों का प्रयोग करके उत्पादन करके आपको चाय पिलाता है, तो उसका जो राष्ट्रीय आय है उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। क्योंकि अगर वो उत्पादन के चारों साधनों को रखता है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस, तो हम आपको इसका कोडिंग बताया थे, विप्र, वेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट और रेंट देना पड़ता। लेकिन क्या है कि चाय वाला खुद ही मालिक है और खुद ही मजदूर है, तो उसको मजदूरी का भी पैसा मिल रहा है और मालिक होने के कारण लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि स्वयं नियोजित व्यक्ति का भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा आय को। इसी तरह तीसरा है निजी उपभोग की वस्तुएं, गुड्स मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यदि किसान अपना जो टोटल उत्पादन है उसको बाजार में बेच देगा तो उसे अपनी आय को निजी उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये ऐसे समझिए कि कोई भी किसान है जितना भी उत्पादन किया, अगर 100 टन धान का उत्पादन किया तो 100 टन धान अगर बेच दिया तो जरूर अपने खाने के लिए तो कुछ धान खरीदना पड़ेगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि निजी उपभोग की वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चौथा है मजदूरी और वेतन का माल में भुगतान। एक अन्य समस्या क्या होती है, कर्मचारियों को जो मुफ्त भोजन दिया जाता है या फिर पोशाक या फिर अन्य सुविधाएं जैसे कि घूमने के लिए भेज दिया जाता है, तो इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो आपको फ्री में ये सर्विस नहीं दे रहा है। इसके बदले आपको ये समझ लीजिए कि ठग के रख रहा है कि भैया तुम काम करने में तुमको मजा लगे रहे, तुम्हारा मन लगे रहे, इसलिए तो देता है वो। या तो मुफ्त भोजन दे देगा खाने के टाइम, या फिर आवास दे देगा, या पोशाक देगा, या फिर कोई अलग अलग सुविधाएं जैसे मेडिकल सर्विस दे देगा, या घूमने के लिए बाहर भेज देगा। तो ये सब भले ही उसमें आपकी इनकम में काउंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपको ये ठग के रख रहा है कि कहीं ना कहीं से इसको काम में लगा के रखना है। तो ऐसे चीजों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। एक स्वामी अधिकृत घर देख लिए हम लोग, स्वयं नियोजित व्यक्ति को देख लिए, निजी उपभोग की वस्तुओं को देख लिए, और मजदूरी और वेतन का माल में भुगतान, इसको भी हम लोग देख लिए और समझ लिए। उत्पादन विधि में क्या क्या समस्याएं आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछता है कि गृह स्वामिनी की सेवाएं, सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स, क्या सर्विस ऑफ हाउसवाइफ्स नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में काउंट होंगी? तो नहीं, नेशनल इनकम में उन्हीं चीजों को काउंट किया जाता है जिसका कोई मौद्रिक मूल्य हो। लेकिन अगर कोई महिला हाउसवाइफ के रूप में काम कर रही है तो उसके काम को आप मूल्य में माप सकते हैं। ऐसे भी समझिए, मूल्य में आप उसके
काम को नहीं माप सकते हैं, गृह स्वामिनी का प्यार का मौद्रिक मूल्य में नहीं मापा जा सकता। ये भी एक रीजन समझने के लिए समझ लीजिए। और एग्जाम में अगर आपसे एग्जाम्पल बना के पूछा कि जब कोई भी फर्म में कोई भी महिला सेक्रेटरी मालिक के लिए काम कर रही है लेकिन उससे विवाह कर लेती है, तो क्या उस विवाह के बाद वो जो सर्विस देगी उसको नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? तो नहीं, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। या फिर इसको ऐसा समझिए, कोई टीचर अपना ही बच्चा को पढ़ा रहा है, तो जो सर्विस दे रहा है वो उसके बदले में तो अपने बच्चा से थोड़ी पैसा लेगा, क्योंकि उसका गार्जियन तो खुद ही है। तो ऐसे सर्विस में, ऐसे उत्पादन में इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। फिर दूसरा है मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के संबंध में, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स में हम लोग चर्चा कर लिए थे नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट नहीं करते हैं। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, पुरानी वस्तुएं और परिसंपत्तियां। जो भी सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि पुरानी वस्तुएं हैं, इसको जब नया बना होगा और कोई खरीदा होगा या फिर उत्पादन में या फिर इनकम के रूप में वो काउंट हो गया होगा नेशनल इनकम में। अगर पुराना स्कूटर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये जब नया बना था तभी इसको काउंट कर लिए थे हम लोग, तो सेकेंड हैंड में ये काउंट नहीं होगा। चौथा क्या है, गैर कानूनी क्रिया है, इलीगल एक्टिविटी। किसी भी राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, मेजर करने के लिए जरूरी है, पूछता होगा गवर्नमेंट कि तुम कितना कमाया या कितना उत्पादन किया। अब गैर कानूनी क्रिया है, इनलीगल एक्टिविटी है, इसको तो नेशनल इनकम में वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि चोर थोड़ी बताएगा कि हमारा इनकम इतना था। तो ये सब चीजें थी प्रोडक्शन मेथड में कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं नेशनल इनकम को गिनने के समय। फिर है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड में। पहला क्या है, सरकारी सेवा। इसको ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट सर्विस। अगर गवर्नमेंट सर्विस अंतिम वस्तु के रूप में है, फाइनल गुड्स के रूप में, तो इसको नेशनल इनकम में काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर मध्यवर्ती वस्तु के रूप में है तो इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल कि राष्ट्रीय आय में यदि वे आगे उत्पादन के उद्देश्य से मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग हो तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, और फाइनल गुड्स क्या होगा, अंतिम वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। जैसे अगर कोई पुलिस है, मिलिट्री है, कानून है और प्रशासनिक सेवाएं लोगों के जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता का संरक्षण करती है, तो ये अंतिम वस्तु के रूप में समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि मिलिट्री है और पुलिस है जो हम लोगों को जीवन की, संपत्ति की स्वतंत्रता देता है, संरक्षण देता है, यानी जो सिक्योरिटी देता है हमको, वो फाइनल गुड्स में काउंट होगा, तो इसलिए नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा गवर्नमेंट सेवाएं। लेकिन यदि वे शांति और सुरक्षा कायम रखने के चक्कर में निर्विरोध उत्पादन प्रक्रिया का निर्विरोध संचालन में मदद करती है, तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी। ठीक है। दूसरा क्या है, हस्तांतरण भुगतान, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जो सरकार वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति के रूप में पैसा देती है ना, उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान शामिल करने को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकारी बेरोजगारी भत्ता हो, सब्सिडी हो, चाहे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज हो, इस सब के भुगतान, ये भले ही सरकार की व्यय है लेकिन इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो ये सारी समस्याएं थी एक्सपेंडिचर मेथड में। तो एग्जाम में आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन सी सेवाएं, जैसे गृह स्वामिनी की सेवाएं राष्ट्रीय आय में काउंट होंगी कि नहीं होंगी। फिर से जो ट्रांसफर पेमेंट है, हस्तांतरण भुगतान है, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होंगी कि नहीं होंगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कितने सारे सवाल आपसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है।